तो जी जैसे कि तुम्हें ये इमेज बता भी रही है कि रात है बड़ी सर्द, लेकिन सुबह शायद बढ़िया होगी, नो डाउट। इसलिए हम लोग इस पेपर को लेकर आए नेट दिसंबर 2015। और यहाँ हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्वेश्चनों को करने के और क्या क्या तरीके हैं। पहला सेक्शन है कि सवाल, जैसे कि ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन सिंपल भी आ सकते हैं, हार्ड भी। यहाँ पे बोला हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ हिडन नंबर बेस्ड ऑन विच यू शुड अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पिक द करेक्ट आंसर। तो तुम्हारे पास आंखों की एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम इमीडिएटली इस सेंटेंस को पढ़ के यहाँ पे नंबर चूज कर सको। जैसे कि 6। जब भी कभी इस तरह के सवाल हो और तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना हो तो जो नंबर्स होते हैं इनको दिमाग में रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी है, मतलब 10 तक। और वर्ड को पढ़ते जाओ तो तुम्हें जल्दी जल्दी वर्ड दिखने शुरू हो जाएंगे। 5, 1 2 3 4 7। तो एक है तुम्हारा 6, एक है 5, एक है 4 और एक है 7। बस इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो आएगा तुम्हारा वो जी आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले है तुम्हारा एच, फिर उसके बाद है तुम्हारा ई, जो ई स्टेटमेंट में दे रखा है, और फिर है उसके बाद तुम्हारा एफ, और उसके बाद है तुम्हारा जी, HEFG। ये ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन नेट के ही हैं। दिमाग में इस बात को लेके मत आना कि भाई क्वेश्चन पता नहीं यहाँ आसान है वहाँ मुश्किल होंगे। सारी कहानी है देखने की, और सारी कहानी है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति वो जो तुमसे ये बोलेगी कि ये क्वेश्चन करने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द अबव फिगर। अब इसमें जब भी तुम इस तरह की फिगर को देख रहे हो तो बजाय लेमन तरीके से उस पर सिर मारने के, ऑर्गेनाइज तरीके से सिर मारना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो हमें सीधे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 20 तो आंसर है नहीं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25। इसके बाद 26, 27, 28 और 29। ये थे जिसमें हम लोग इन स्क्वायर्स को नाप सकते हैं। और इसलिए अगर तुम इमीडिएटली अपना पेन पेंसिल लेकर काम करना शुरू कर दो तो आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक शॉपकीपर है जिसने परचेज किया प्रोडक्ट 100 रुपये का। उसने सेल किया इसे प्रॉफिट बना के 10% का, मतलब 100 रुपये का उसके पास आया था, फिर 10% का उसने प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया तो 110 रुपये का हो गया। क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो प्लस 10 करके 110। उसने ये बेचा है किसी को। द कस्टमर रीसेल इट टू द सेम शॉपकीपर। अब जिस बंदे ने ये 110 में खरीदा है उसने वापस इसको बेचा है, लेकिन -10% करके, लॉस ऑफ 10%। अब 110 का 10% होता है 11। तो यानी कि जिसने बेचा है वो बेचा है 99 में। तो उसे जहां एक तरफ फायदा हुआ, उसने कितना पैसा बनाया, उसने शुरुआत में 100 रुपये का लिया था, तो 10 रुपये तो उसने सीधे कमा लिए उसे एक्स्ट्रा बेच करके। और जब वापस लिया तो उसने अपने जो उसकी कॉस्ट थी उससे भी 1 रुपये कम पे उसने लिया। तो इसलिए आंसर है तुम्हारा 11 रुपये। 10 रुपये बेचते हुए और 1 रुपये खरीदते हुए का फायदा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट वन इंस्टेंस an hour hand and the minute hand of the clock are one over the other in between the marking of the 5 and 6 on the dial। जैसे ही इमीडिएटली इस डायग्राम को देखो तो अपनी घड़ी याद करो। घड़ी में 12 होता है ऊपर और 6 होता है नीचे, 3 यहां पर और 9 यहां पर। और ये कह रहे हैं कि 5 और 6 के बीच में
घड़ी का जो आवर वाला है सुई वो भी है और जो मिनट वाली सुई भी है वो भी उसी के ऊपर है। तो नो डाउट ये जो टाइम बता रहा है घड़ी में 5:30 तो नहीं बजे। भाई अगर घंटे की सुई 5 से आधे आगे है तो मतलब 5 बज करके डैश हो चुके हैं, लेकिन 5:30 बजने के लिए 6 बजे मिनट वाली सुई होनी चाहिए थी। जैसे अगर तुम बात करो इस घड़ी की, सपोज ये है 6 और ये है 5, तो 5:30 का मतलब होता है कि आवर वाली सुई यहाँ कहीं पर है और मिनट वाली सुई यहाँ कहाँ पर है, तो आप कहते हो 5:30 बज रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों सुई बीच में है तो इसका मतलब 5:30 तो नहीं बजे होंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट है जो कि 5:30 को इंडिकेट कर रहा था, यानी कि सुई थोड़ी सी खिसकी होनी चाहिए 5 की तरफ। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि एट दिस इंस्टेंट द टिप ऑफ द मिनट हैंड किसके पास होगा? क्लोजर टू द 6, ये इक्वी डिस्टेंस पर होगा 6 और 5 के। ये क्लोजर होगा मार्किंग ऑफ द 5 के आसपास, इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ द मार्किंग ऑफ द 12, 11 एंड 12। ये तो भूल ही जाओ 11 12 की कहानी। तो ये 5 की तरफ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 6 के। क्लियर है ना ये कहानी? भाई रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी चाहिए हमें। तो मेरा क्वेश्चन है यस कि सर। क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अगर पॉइंट कहीं पर कोई क्लियर नहीं यस होता है सर। तो उसे यस सर। इमीडिएटली तुम मुझे बोलोगे और यस सर। समझोगे। कि मत भूलो कि हम लोग इस मूड में नहीं है कि हम बाद में करेंगे, हम जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं और अभी का अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिड़िया की कहानी है। अ बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाइज अवे। तो सपोज किसी पेड़ पर किसी चिड़िया का घोंसला था और यहां से चिड़िया ने उड़ना शुरू किया और दूर जा रही है। फ्लाई अवे का मतलब होता है दूर जा रही है। इट्स डिस्टेंस x। अब अगर जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है x फ्रॉम द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हम घड़ी में टाइम देख रहे हैं। तो कुछ सोच के देखो, अगर चिड़िया जो है उड़ती हुई जा रही है कहीं पर किसी एक डायरेक्शन में, तो बदलते हुए वक्त के साथ 1 मिनट हो गया उड़ते हुए, 2 मिनट हो गया उड़ते हुए, तो डिस्टेंस घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा या मेंटेन होगा? घट रहा होगा। अच्छा घट रहा होगा, वाओ। मतलब बढ़ कोई चिड़िया बढ़ अपने घर रहा से होगा। दूर जा रही है तो हर मिनट के साथ में और पास में आ रही है उसके। जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो किसी एक डायरेक्शन में घर से दूर जाने के लिए और तुम चलते जा रहे हो, तो टाइम के साथ साथ तुम्हारे घर से तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ बढ़ेगा सर। बढ़ रहा है। तो यहां पर उन्होंने बढ़ ग्राफ दे रखा है कि इनमें से कौन सा प्लॉट राइट नहीं हो सकता। तो ये डिस्टेंस की बात कर रही है, हमें डिस्टेंस बढ़ता हुआ चाहिए। ये लाइन दिखा रही है बढ़ता हुआ, बढ़िया है। टाइम के साथ ये लाइन दिखा रही है बढ़ता हुआ, लेकिन फिर वापस भी कटना शुरू हो गया। ओके, फिर ये दिखा रही है कि डिस्टेंस बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन अब इस ग्राफ को चेक करो तो वक्त के एक्सिस पे वक्त इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहां देख रहे हैं वक्त डिक्रीज हो रहा है। क्या वक्त कभी डिक्रीज हो सकता है? भाई नो सर। अगर चिड़िया नो कहीं भी सर। उड़ती हुई जा रही है अपने घोंसले से दूर, तो हो सकता है वो घूम करके वापस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाए, तो डिस्टेंस कम हो सकता है उसका, लेकिन टाइम कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए सारे के सारे जो डिस्टेंस को घटा या बढ़ा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो टाइम को घटा बढ़ा रहा है ग्राफ वो गलत है। तीसरा, खैर उड़ गई चिड़िया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 9। एक क्यूबिकल कार्डबोर्ड है, क्यूबिकल कार्डबोर्ड एक, जिसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर की है। मतलब जिस बाउंड्री का इस्तेमाल करके उसे बनाया गया है उस बाउंड्री की मोटाई 1 सेंटीमीटर की है। हैज एन आउटर साइड ऑफ 29 सेंटीमीटर। इसकी बाहर की साइड जो है वो 29 सेंटीमीटर की है। तो फिर जरा बताना अंदर वाली साइड कितनी होगी? अगर किसी कार्डबोर्ड के बाहर की साइड 29 सेंटीमीटर की है, जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, तो अंदर की साइड कितनी होगी? 28। 27। भाई जो मोटाई है, मोटाई तो इनकी भी है ना, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई, तो ये दोनों मोटाई घटेंगी तभी तो बचेगा बीच का एरिया है। तो असल में 27 सेंटीमीटर की जगह अ टाइट फिटिंग क्यूबिकल बॉक्स ऑफ द सेम थिकनेस इज प्लेस्ड इनसाइड इट।
देन अनदर वन इनसाइड इट एंड सो ऑन। तो मतलब जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है ऐसे वो रखते चले गए। बस फर्क इतना है कि हर कोई फिट है, बिल्कुल बीच में गैप नहीं है। तो ऐसे कितने बॉक्स फिट हो सकते हैं भाई? तुम देखो कि अगर 27 की है फिर मैं एक और इतनी ही मोटाई वाला बॉक्स अंदर डाल दूं तो 1-1 सेंटीमीटर साइड में से यहाँ कम हो जाएगा। अब अंदर की जो स्पेस बचेगी वो होगी 25। That's it. मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर की है, जो बाहर का डिस्टेंस है वो 29, तो जो अंदर का डिस्टेंस हो गया वो 27 हो गया। अब आपने बॉक्स नंबर 2 को प्लेस किया है। बॉक्स नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम इतनी ही मोटाई का बना हुआ है लेकिन फिट है अंदर, तो फिर यहां भी 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो बेशक इसकी आउटर बाउंड्री 27 सेंटीमीटर की होगी लेकिन अंदर बाउंड्री, अंदर वाली जो बाउंड्री होगी ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर की। फिर एक और बॉक्स रख दो अंदर तो 23 सेंटीमीटर हो गया। करते चले जाओ ऐसे ही। या फिर एक काम करो, क्योंकि अंदर की मोटाई तुम्हारी 27 है, हर एक मोटाई पे 2-2 की कम हो जाने वाली है, तो इसे डिवाइड कर लो सीधा। तो लगभग कितने हो जाएंगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 से ऊपर कर लो, क्योंकि हमारी जो लास्ट मोटाई थी बाहर वाले डिब्बे को भी तुम काउंट करो अगर 29 की, तो 29 को 2 पर डिवाइड करने पर तुम्हें 14 मिल जाएगा, यानी कि लगभग 14 बॉक्सेस आ गए। अगर तुम्हें कैलकुलेशन की ये समझ ना आए उस टाइम तो समझदारी होती कि तुम घटाते चले जाओ। 23 का 21, 21 का 19, 19 का 17, 17 का 15, 15 का 13, 13 का 11, 11 का 9, 7, 5, 4, 3, अब एक तो नहीं आने का नीचे, और फिर इन्हें काउंट कर लो नंबर्स को। टोटल 14 काउंट्स मिल जाएंगे तुम्हें 14 बक्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मूवी का नाम सुना है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिडेंस है इसका। जानते हैं मूवी रिलीज कब हुई थी? वैलेंटाइंस डे पर 2015 में, सन 2015। और ये वही 2015 है जिसका ये एग्जाम है दिसंबर का। गनीमत है 50 शेड्स ऑफ ग्रे के लिए क्वेश्चन तो आया बट ऑप्शन में 50 नहीं आया, वरना जिन जिन लोगों ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी होती वो सबके सब 50 आंसर मार के आते। हाँ, मैं इस बात पर सरप्राइज हूँ कि पूरी मूवी देखने के बाद भी ढंग से कंसंट्रेट करके 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। एनीवे, सेकेंडरी कलर्स आर मेड बाय मिक्सचर ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स। हमारी ज़िंदगी में बहुत रंग है लेकिन असल में ये रंग गिने चुने ही हैं, हमारी आंखों की देखने की एबिलिटी। बट हम वो बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाएं तो हम डिफरेंट तरह के सारे कलर बना सकते हैं। हर एक प्राइमरी कलर 8 डिफरेंट पॉसिबल लेवल पे आता है। मतलब मान लीजिए कि जो रेड कलर है उसकी जो शेड्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल की हैं। सेम ऐसे ही ब्लू की भी 8 लेवल की और ग्रीन की भी 8 लेवल की शेड्स अवेलेबल है। ग्रे तब बनता है जब सबके सब इक्वल प्रोपोर्शन में अवेलेबल हो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मतलब अगर 1 1 1 तीनों प्रोपोर्शन में हो तो आंसर निकल के आएगा ग्रे। 2 2 2 के लेवल हो तीनों के तो आंसर निकल के आएगा ग्रे। हाउ मेनी शेड्स ऑफ ग्रे एग्जिस्ट इन दिस स्कीम? तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास हर कलर की 8 पॉसिबल शेड्स हो सकती हैं, 8 पॉसिबल लेवल, और हर एक के इक्वल लेवल मिलने पर मुझे ग्रे मिलेगा। तो इस तरह के 8 इक्वल लेवल मिल सकते हैं जहां सबकी मात्राएं बराबर बराबर हो। बाल्टियां, देर आर 2 बकेट्स। एक का नाम रख देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी। इनिशियली ए के अंदर जो है 2 लीटर पानी है, बी खाली है। एट एवरी आवर, अब जैसा कि ये डाटा बता रहा है तो क्यों ना हम इसके लिए टेबल जनरेट कर लें। यहां पे हम लोग टाइम रख देते हैं क्योंकि उन्होंने घंटे की बात करी है। यहां पे ए की बात कर देते हैं, यहां पे बी की बात कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हर 1 घंटे पर पानी को ट्रांसफर किया गया है ए से बी में 1 लीटर। उसके बाद उन्होंने आधा लीटर को वापस बैक किया है और आधे घंटे बाद। तो कितना जल्दी ए एम्प्टी हो सकता है? तो टाइम 0 पर 2 के अंदर, ए के अंदर 2 लीटर है, बी में 0,
1 घंटे बाद हमने इसका 1 लीटर पानी निकाला और यहां डाल दिया। 1.5 घंटे बाद हमने आधा लीटर पानी वापस ले आए और अब यहां आधा रह गया। 2 घंटे बाद हमने फिर दोबारा से 1 लीटर पानी, यानी कि अब यहाँ 0.5 रह गया है और ये 1.5 हो गया। और 2.5 घंटे पर हम वापस आधा लीटर वापस ले आए तो ये 1.0 हो गया और ये 1.0। और 3 घंटे पर जब हमने 1 लीटर पानी को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ हो गया 2। इन्होंने पूछा हुआ था कि कितना जल्दी ए खाली हो सकता है, कम से कम 3 घंटे पर। देखिए सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों की असली कुंजी है कि क्या हम क्वेश्चन के डाटा को देख करके इमेजिंग कर पाए। पहले भाई माइक बंद कर दो, इसका माइक खुला हुआ है। डाटा को देख करके उसके साथ जुड़ी हुई हमारे डेली लाइफ की मेमोरीज आनी बहुत जरूरी है। जब तुम रियली में अपने दिमाग के अंदर बाल्टियों को लेते हो, डाटा को अरेंज करते हो, तो आंसर सटीक निकल के आ जाता है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक की बाल्टी की मेमोरी एक जैसी हो। बहुत लोग बाल्टियों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो बाल्टी का मतलब है पोंछा लगाना। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ए कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए जी, स्टेटमेंट ए है, ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है दिस शुड बी ट्रू। और स्टेटमेंट बी कहता है द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट बी कहता है कि जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो फॉल्स था। अब अगर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था तो फिर स्टेटमेंट नंबर ए ट्रू कैसे हो सकता है? चूज द करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ए और बी हमेशा ट्रू होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पहला वाला फॉल्स था, तो फिर जो उसने कहा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, फिर ये ट्रू कैसे हो सकता है? इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकते। स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं कहूं कि स्टेटमेंट असल में ए है, स्टेटमेंट बी है और बीच में एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं सी, तो ए ने कहा कि नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट इज ट्रू, बी ने कहा कि पीछे वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब भी बात फिट नहीं बैठ रही। एक ही स्टेटमेंट के लिए एक बोल रहा है ट्रू और एक बोल रहा है फॉल्स। स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर आर एटलीस्ट टू स्टेटमेंट बिटवीन द ए एंड बी। अगर स्टेटमेंट ए, फिर आ गया उसका स्टेटमेंट एम, स्टेटमेंट जेड और स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए कहता है नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट बी कहता है कि पीछे वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब जो ये ट्रू फॉल्स की बात की जा रही है, दो अलग अलग स्टेटमेंट के लिए की जा रही है। हो सकता है स्टेटमेंट एम ट्रू हो और हो सकता है कि स्टेटमेंट नंबर जेड फॉल्स हो, यानी कि अब ये बात फिट बैठ सकती है ऑप्शन नंबर 3 की। स्टेटमेंट ए और बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली तो भाई कुछ भी ट्रू हो सकता है। अगर हमें ये नहीं पता कि अगला स्टेटमेंट क्या है और स्टेटमेंट ए की बात कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, जबकि हमें पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो हो सकता है वो ट्रू। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। याद रखना, मैंने कहा है कि जिस किसी क्वेरी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको लगे कि आप उसे पकड़ नहीं पाए हो तो आप रुकोगे नहीं। आप ये नहीं सोचोगे कि बाद में जब वीडियो आएगा तो हम इसे दोबारा देख करके सिर मार लेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जो करना है अभी करना है, अभी का भी। तो इसलिए जहां भी आपको डाउट लगे इमीडिएटली अपना माइक खोलना और इमीडिएटली मुझे बोल देना कि जी हमें ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। क्वेश्चन नंबर 15, DIM 1501 है, CIVIL 157 है, LIVID 557 है, CIVIC 207 है, VIM कितने होंगे? देखिए पहली बात जो है, ये सभी के सभी अल्फाबेट्स को प्लस किया गया है, तो यानी कि यहां पर कोडिंग की गई है। कोडिंग सोचो अब अगर मैं 1501 की बात करूं तो हो सकता है ये असल में, क्योंकि 3 चीजों को जोड़ करके बनाया गया 1501, तो हो सकता है इनमें से कोई सा एक 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई सा एक 500 को रिप्रेजेंट कर रहा हो और कोई सा एक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मतलब DIM में से कोई सा 1000 के लिए है एंड ऐसे ही 500 के लिए या ऐसे 1 के लिए, तभी 1501 बन सकता है। सेम ऐसे ही आप इसे ब्रेक कर सकते हो 100। अब यहाँ पर स्टेटमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है
और नोटिस करो एक ही अल्फाबेट 2 बार आया है जो यहां भी था। अब अगर मैं इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूं तो ये नंबर बन सकता है मुझे 100, 50, 5, 1 एंड 1। तो कुल मिलाकर के अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 में ब्रेक करना चाहूं तो शायद इनमें से कोई 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 50 को, कोई 5 को, कोई 1 को और कोई दोबारा से 1 को। और ऐसे ही 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वाला भी था, तो पॉसिबली i इज इक्वल टू 1 है। अब अगर i इज इक्वल टू 1 है तो मुझे यहां भी कहीं 2 दिखना चाहिए, 2 बार आई है, और मुझे दिख रहा है कि यहां भी जो नंबर है वो 7 है। तो अब यहां 500, 50, 1, 1 और 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और यहां भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हमने कह दिया कि i इज इक्वल टू 1 और 5 पीछे वाली कहानी में भी आया था, तो पीछे वाली कहानी में कौन सा ऐसा है जो यहां भी हो? तो v यहां भी है और l भी यहां पर है। 50 यहां भी था, 50 यहां भी था, तो पॉसिबली v और l में से कोई सा एक 5 के लिए है और v और l में से कोई सा एक 50 के लिए है। देन अब आ गए हम लोग 207 पर। 207 में हो सकता है 100, 100, 5, 1, 1, इस तरह के सिंबल्स दिए गए हों। अब i का तो मुझे पहले से मालूम है कि i इज इक्वल टू 1। 100 2 बार आया है तो कौन सा अल्फाबेट यहां पे 2 बार है? C। तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि i इज इक्वल टू 1 है, C इज इक्वल टू 100 है, और 5 के लिए बचा v, तो v इज इक्वल टू 5 है। अब अगर यहां पर v इज इक्वल टू 5 था तो फिर इसका मतलब l इज इक्वल टू 50 है। देन अब अगर मुझे ये सारी बातें मालूम है, मुझे ये पता चल चुका है कि इनमें से कौन सा क्या पॉसिबल हो सकता है, तो इस 500 के लिए हम बड़े आराम से इसमें से निकाल करके d को बोल सकते हैं कि d शुड बी 500, और फिर ऊपर वाले इंफॉर्मेशन में से हम बोल सकते हैं कि m शुड बी 1000। अब जो मुझे दिया गया है वो है v, i और m। v है 5, i है 1 प्लस m है 1000, तो फिर तो आंसर आना चाहिए 1006। अगेन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें तुमने अगर अप्पड़ धप्पड़ करके करने की कोशिश की, दिमाग लगाने की कोशिश की, बिना डाटा को कागज से इस्तेमाल किए, पेन का इस्तेमाल किए, तो तुम तीसरे चौथे ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते भूल जाओगे कि तुमने किसको क्या एज्यूम किया है। इसलिए अगर तुम लिखते लिखते जाओगे तो वापस ट्रेस बैक कर सकते हो कि तुमने किसको क्या मान के चले हो, और तब सीधा एनालाइज कर सकते हो। कोशिश करना कि क्वेश्चन करते हुए ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में ढो करके ना चलो, कागज पर उड़ेल लो और अरेंज करके। और जब ये बात है तो वैसे भी याद रखो, I रोमन में 1 है, V 5 है, X 10 होता है, L 50 होता है, C 100 होता है, D 500 होता है और M 1000 होता है। ये हमारी रोमन न्यूमेरिकल वाली कहानी थी। iFly के साथ आप अपने घर बैठे ही अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, फिर एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे गेट, नेट, डीबीटी का जेआरएफ, एआरएस, आईसीएमआर या सेलेक्ट, एमएससी एंट्रेंस के लिए या फिर पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी का जैम और टिफर की भी तैयारी कर सकते हैं। iFly के ये कोर्सेज लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए हैं। ये कोर्सेज बहुत शॉर्ट हैं, एक्यूरेट हैं, फास्ट हैं और इसीलिए तो एफिशिएंट हैं। iFly की ये क्लासेस आपके घर पर होंगी। हाई क्वालिटी लेक्चर आप ऑनलाइन घर पर देख पाएंगे, व्हाट्सएप और स्काइप के थ्रू सपोर्ट पाएंगे।
इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को बेल के साथ। चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।